हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रासेतु क्लासेस। मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं बताने वाला हूं आपको एक मूल रूप से कि कोशिका विभाजन कैसे होता है, कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, कोशिका का खोज किसने किया और कोशिका विभाजन के कितने स्टेप होते हैं, कितनी अवस्था होती है और कितने चरणों में ये कंप्लीट होती है। ठीक है दोस्तों, अब टाइम नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। अब हम जानते हैं कि सबसे पहली बात कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की परिभाषा क्या होती है। कोशिका की परिभाषा होती है कि कोशिका हमारे जीवन की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है, जिसे हम लोग कोशिका के नाम से जानते हैं। कोशिका जीवन की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक कहने का तात्पर्य यह होता है जो हर एक काम में हमारा हाथ बटाते हैं, यानी हमारा पूरा प्रोसेस, पूरा रचना को कंप्लीट करती है, हमारी क्रिया को कंप्लीट करती है। हम लोग क्रियात्मक और रचनात्मक रूप से इसका परिभाषा को जानते हैं। इसका खोज सबसे पहले इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। आप जानते हैं कोशिका विभाजन का खोज किसने किया था? विर्चाओ 1855 ईस्वी में। विर्चाओ ने 1855 ईस्वी में कोशिका विभाजन की खोज किया था। अब हम जानते हैं कोशिका विभाजन को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में कहने का मतलब यह है, पहला भाग होता है असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन, तीसरा जो होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट लाइकली इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम इस पे थोड़ा देर में फोकस डालते हैं। सबसे पहली बात को हम जानते हैं असूत्री विभाजन किसे कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में माइटोसिस और मियोसिस के नाम से जानते हैं। माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन। असूत्री विभाजन या विभाजन एक कोशिकीय जीव जंतुओं में होता है। एक कोशिकीय कहने का तात्पर्य यह होता है कि अमीबा, ईस्ट, प्रोटोजोआ, ग्रीनहरित शैवाल, इन रूपों में असूत्री विभाजन का डिवीजन होता है। आप जानते हैं समसूत्री विभाजन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस डिवीजन वह डिवीजन होता है जिसमें पादप और जंतुओं के बारे में जानकारी होती है। पादप और जंतुओं में यह डिवीजन कंप्लीट होता है। और यह डिवीजन का सबसे पहले खोज जो किया था वो जर्मनी वैज्ञानिक था, वाल्थियर फ्लेमिंग ने किया था। इसका नामकरण 1882 ईस्वी में माइटोसिस के नाम से नामकरण किया गया था। और यह विभाजन जो होता है सोमेटिक सेल के रूप में इसका विभाजन किया जाता है। अब वह विभाजन जो है यानी वो 5 चरणों में कंप्लीट होता है: इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। इन अवस्थाओं में दिखाया जाता है क्रोमोसोम किस अवस्था से कैसे होती है, गलजिका किधर से किधर को जाती है, और इसमें बताया जाता है कि केंद्रिका किस तरह वर्क करती है। तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन हम लोग सिंपल तौर से जानते हैं जेम्स का डिवीजन। जर्म्स कहने का मतलब जैसे बैक्टीरिया, वायरस, जो हमारे हाथों में जर्म्स होता है, हम लोग देखते हैं अक्सर कि टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है डिटोल या लाइबो के साबुन का प्रचार में कि हाथ का जर्म्स को दूर करे, और वही जर्म्स का विभाजन जो होता है अर्धसूत्री विभाजन के रूप में होता है। और ये जनन कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। इसका खोज बीजमैन ने किया था और इसका नामकरण फार्मर और मोरे ने किया था। अब हम जानते हैं कि जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, जो माइटोसिस डिवीजन जो कि हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम 5 अवस्था में जानते हैं। 5 अवस्था: इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। अब इसको अलग अलग करके हम जानते हैं। इंटरफेस जो होती है ये सबसे लंबी अवधि होती है। इस अवस्था की सबसे लंबी अवधि, जिसको हम लोग रेस्टिंग फेस के नाम से जानते हैं, या रेस्टिंग मोड में रहता है। इसमें कोशिका का आकार बड़ा होता है, इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, इसमें डीएनए का कॉपी किया जाता है। तो इस अवस्था को 3 अवस्था में हम बांटते हैं इंटरफेस को: G1 फेस, एस फेस और G2 फेस। G1 फेस को पोस्ट माइटोटिक गैप फेस के नाम से जानते हैं, जिसका काम होता है कोशिका का आकार को बढ़ाना। और एस फेज, इसका काम होता है डीएनए की कॉपी करना। डीएनए करने का मतलब होता है वंशानुगत जो लक्षण होता है, जो हमारे मम्मी पापा में होते हैं, वो डीएनए का जो भी गुण होता है उसका जो फेज होता है वो एस फेज में उसका डिवीजन होता है, जिसे हम लोग सिंथेटिक फेज के नाम से जानते हैं। G2 फेज या फेज जो होता है प्री माइटोटिक फेज के नाम से जानते हैं। इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें यह डेवलप की ओर आगे बढ़ता है। यह फेज जो होता है सबसे लंबी अवधि की होती है, इसीलिए हम लोग इसको रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। प्रोफेज, यह फेज जो होता है ये 2 से 10 मिनट का समय लेता है, और यह समय में जो क्रोमोसोम होता है अलग अलग ध्रुवों की ओर चला जाता है, और ये क्रोमेटिड जाल का बना होता है। और इसमें गलजिका अलग अलग ध्रुवों में चक्कर लगाना आरंभ कर देता है। इसमें जितनी भी केंद्रिक कोशिकाएं जो भी होती है वो चारों तरफ चक्कर लगाती है। मेटाफेज, इस फेज में 2 से 4 मिनट का वक्त लगता है, और यह फेज
कहने का मतलब यह है कि इस फेज में क्रोमोसोम एक लाइन में खड़ी हो जाती है। इसका एग्जिस्ट पोल होता है, 2 पोल होती है, ठीक। और इसके अंदर जितनी भी वर्क होता है सब रोटेट होने लगता है और सब एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों में जाना आरंभ हो जाता है। और एनाफेज जिसे हम लोग पाश्य फेज के नाम से जानते हैं, पाश्य अवस्था के नाम से जानते हैं, यह फेज जो होता है यह सबसे छोटी फेज होती है। इस फेज में कोशिका का आकार डंबल नुमा हो जाता है, डंबल, जिससे बॉडी बिल्डिंग किया जाता है, डंबल का आकार का हो जाता है। यह डंबल आकार में क्रोमोसोम अलग अलग ध्रुवों में चला जाता है। जनरली हम लोग जानते हैं क्रोमोसोम की संख्या मनुष्य में 46 होता है। आइए 46 जो कंप्लीट होता है 46, तो ये डंबल का जब आकार कंप्लीट होता है तो इसमें 46 और इसमें 46 का रूप ले लेता है ये, लेकिन किंतु छोटा होता है। इसके बाद जो टेलोफेज अवस्था होता है ये सबसे अंतिम अवस्था के नाम से जानते हैं। आज टेलोफेज में जो कोशिका होती है वो मात्र कोशिका के रूप में 2 कोशिका में बढ़ जाती है, इस तरह 2 भाग में बढ़ जाती है। यहाँ पे हमारा कोशिका विभाजन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।